Hi dear students, I welcome you all again to Study Close. I hope you all are excellent. आज मैं एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स के डाउट है सर कि कौन सी गाइड या फिर किस स्टडी कंटेंट पे भरोसा किया जाए, किस स्टडी मटेरियल पे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस है ना, 3 ईयर और बीएचयू वगैरह या फिर जामिया और ये सब आईएलआई वगैरह जितने भी हैं अपने प्रोमिनेंट कॉलेजेस या फिर यूजी जो क्लैट 5 ईयर इंटीग्रेटेड है ना, या आईपी वगैरह में, तो किस स्टडी मटेरियल पे कौन सी गाइड बेस्ट रहेगी। एक अरिहंत की आती है, एक यूनिवर्सल्स की आती है और एक सिंगल्स की गाइड भी अच्छी है, एक जैन की भी अच्छी है। तो जो भी लो आप एक ही बुक लो, लेटेस्ट एडिशन की लो। अब कई सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए सेपरेट सेपरेट, यार कुछ भी नहीं करना, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, 1 मंथ है, तो यू हैव टू पुट योर बेस्ट एफर्ट्स। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है एलएलएम या एलएलबी की डिफरेंट, तो आपको देखो जो भी डिफरेंट प्रिपरेशन स्टडीज हैं आप जाके देख सकते हैं, सिद्धांत सर ने अभी तक अपलोड कर दिया होगा। तो देखो कि आपको प्रीवियस 10 ईयर कर लो। अगर क्लैट के लिए भी अपियर कर रहे हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बीएचयू के लिए भी अपियर कर रहे हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 लास्ट ईयर के नहीं छोड़ना है, क्लैट के भी नहीं छोड़ना है ना। जो मास्टर्स के लिए अपियर कर रहे हैं वो थोड़े नेट के भी 2-3 पेपर देख लो, प्रीवियस नेट के और प्रीवियस जो यूजीसी नेट के होंगे वो 2-3 देख लो। बट अंडर ग्रेजुएट के लिए क्लैट और एलएलबी जो 3 ईयर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कर रहे हैं उनके लिए मैं बताता हूं कि आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंगल, यूनिवर्सल, अरिहंत जो मिल जाए, तीनों मैंने रिव्यू करी है, तीनों बहुत अच्छी गाइड्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने अपना मेरे पास मतलब जो मैंने अपने कुछ जूनियर्स को सजेस्ट की थी वो भी अच्छे रैंक लाए हैं, उसमें टॉप 10, 50, 100 समवेयर इतने रैंक लेके आए हैं। अरिहंत से पढ़ के भी मैंने खुद यूनिवर्सल से पढ़ाई की थी 2014 में, व्हेन आई स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 4 दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो यार आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस प्रोवाइडेड कि आपके पास लेटेस्ट एडिशन की गाइड होनी चाहिए, अदरवाइज आपको करंट अफेयर फिर अलग से देखना पड़ेगा। जब करंट अफेयर के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, देखो प्रेजेंट 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ऐसे आ जाएगा कि जस्ट ऑनरेबल जस्टिस एनवी रमना सर, इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उनके बारे में थोड़ा सा और बात करने में मजा आ रहा है ना, तो मैं इसलिए उनका एग्जांपल साइट कर रहा हूँ। तो वो पूछ लेंगे कि एनबी ऑनरेबल जस्टिस एनबी रमना सर वो किस नंबर के चीफ जस्टिस हैं, तो 48th है ना। या फिर वो पूछ लेंगे कि अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेंगे। ऐसे प्राइम मिनिस्टर का और स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और मतलब इन सब के भी आप देख लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके भी सीक्वेंस मतलब कौन से हैं, फर्स्ट कौन से थे, जैसे कि अटॉर्नी जनरल फर्स्ट है ना, तो एमसी शीतलवाड़ सर वो फर्स्ट लॉ कमीशन 1955 के चेयरमैन भी थे। फिर दफ्तरी सर थे वो हमारे फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल, और ये एमसी शीतलवाड़ सर ये भी थे, मतलब अटॉर्नी जनरल, और दफ्तरी सर फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल थे, है ना। तो 19 पहले लॉ कमीशन हमारी टोटल 4 अपॉइंट हुई हैं। मैकाउले वाज द फर्स्ट चेयरमैन 1834 में। उसके बाद 4 लॉ कमीशन हुई थी आजादी से पहले। उसके बाद फर्स्ट 1955 में हुई आजाद भारत में। उसके बाद अभी 22nd लॉ कमीशन अभी गवर्नमेंट ने सेटअप कर दिया और उसका चेयरमैन अपॉइंट नहीं किया है। जो भी हो देख लेना आप, अगर कर लेते हैं तो वो अपडेट हो जाएगा जब भी न्यूज में आए। बट 21st लॉ कमीशन के चेयरमैन जो खत्म हो चुकी है वीएस चौहान सर थे, वो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज थे, है ना। तो ये सब आप देख लीजिए। और क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं कि पॉलिटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मेनली पॉलिटी फोकस होता है। चाहे एलएलएम आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें भी 50% 60 क्वेश्चंस, क्लैट में भी आ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनडायरेक्टली हम पॉलिटी कहें तो, है ना, उसी से आता है। और तो मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता देता हूँ जिसपे आपको फोकस करना है। अगर एलएलएम है तो डिटेल में जाइए थोड़ा, और अगर जुडिशियल या फिर यूपीएससी का थोड़ा डिटेल में जाइए। और अगर आप एलएलबी या फिर यूजी क्लैट के लिए अपियर कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट 5 ईयर के लिए, है ना, बीएचयू या जामिया जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी में, तो आपको थोड़ा फिर सुपरफिशियली आप देख लीजिए उन आर्टिकल्स पे थोड़ा सा स्ट्रेस करके उस हिसाब से। और जैसे कि मेजर केसेस हो गए हमारे, जैसे शंकरी प्रसाद हो गया, फिर उसके बाद शंकरी प्रसाद 1951, ए के गोपालन 1950, और ये जो सज्जन सिंह हो गया 1965, फिर गोलकनाथ हो गया, एमसी गोलकनाथ, उस आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, उसके बाद केशवानंदा भारती 1973, 24 अप्रैल 1973 वो इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है। उसके बाद से जो जैसे जुडिशियल रिव्यू 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में प्रोहिबिट कर दिया था कि उसको अब आप उसका भी जुडिशियल रिव्यू होगा, उससे पहले प्रोहिबिटेड था, है ना। और आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में ये प्रोस्पेक्टिव
डॉक्ट्राइन दी थी कि प्रोस्पेक्टिव हम उसको ओवर रूल कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की, है ना। तो उसके बाद आप देख लीजिए जैसे कि बमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 81, कई जगह साइटेशन होती है उसकी ऐसी 80s में डिसाइड हुआ था, बट वो डिफरेंट एससीसी है, एआईआर कौन सा वो पब्लिशर है, ऑथर है ना, लॉ रिपोर्टिंग जो जनरल है उसके हिसाब से। उसके बाद फिर जो अपना ये आ जाता है इंपॉर्टेंट केस सबसे ज्यादा एसआर बोमई केस है ना, आर्टिकल 356 पे। उसके बाद फिर आ जाता है एल चंद्र कुमार 1997, जो हमारे ये जो ट्राइब्यूनल सेटअप हुई थी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, आर्टिकल 323 ए 2D 323 बी 3D जो रिपील कर दिया था, जुडिशियल रिव्यू की पावर है ना। जुडिशियल रिव्यू की पावर आप देखे जाए तो ओरिजिनल कहां से हुआ था, 1803 मार्बरी वर्सेस मेडिसन, यूएस सुप्रीम कोर्ट, है ना, जस्टिस मार्शल, चीफ जस्टिस मार्शल। तो ये सारी मैं नॉलेज आपको एकदम से, मतलब ये इसी से पे क्वेश्चन पुट होते हैं यार पॉलिटी पे। तो आप जैसे कि ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रीएम्बल से शुरू करते हैं हम। तो प्रीएम्बल में क्या है, बुक आपको समझ आ गई ना, गाइड आप अरिहंत ले लो, यूनिवर्सल ले लो या सिंगल्स ले लो, एके जैन ले लो, सब अच्छी है। तो यूनिवर्सल, अरिहंत या फिर सिंगल, मतलब ये थोड़ी सही है, एके जैन वाली मैंने इतनी नहीं देखी है, बट ये तीनों मतलब इक्वली गुड है, कोई भी ले लो, बट लेटेस्ट एडिशन लो, जिससे आपको करंट अफेयर्स के लिए वो सेपरेट ना लेना पड़े, क्योंकि अपडेटेड हो। प्रीवियस 10 करके ही जाने हैं, चाहे क्लैट एलएलएम हो या क्लैट अंडर ग्रेजुएट हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी एलएलएम जो भी आप अपियर कर रहे हो। और मेजर चंक ऑफ वैकेंसीज हैं इसमें अंडर ग्रेजुएट क्लैट में, और क्लैट हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमारा जो एलएलबी है उसमें अराउंड 2310 समवेयर वैकेंसीज है तीनों सेंटर की मिला के, है ना। तो प्रेफरेबली आप टॉप 500-600 में आओ तो आपको कैंपस लॉ सेंटर ही मिल जाएगा, जो मेरा खुद का कॉलेज था, है ना। और वहां से बेस्ट ऑफ द लीगल माइंड्स निकलते हैं कंट्री के, आप देख लो, चाहे रविशंकर प्रसाद सर देख लो या फिर भूपिंदर हुड्डा सर, जितने भी बड़े नाम ले लो आप, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, मेजर, मतलब जो भी इस देश को या चला रहे हैं, इवन कई कपिल सिब्बल सर, कोई भी ले लो, मतलब यार सब आपको वहीं से मिलेंगे ऑलमोस्ट। तो आई स्कोर्ड देयर रैंक 4, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने किया था, मैंने सिर्फ 1 मंथ पहले, तो मैं थोड़ा यूपीएससी वगैरह का करता रहता था, तो 1 मंथ उसका किया था अराउंड, है ना। तो उसमें हो गया था काम यार। अब जो फोकस एरिया था देखो, जैसे प्रियम्बल आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें सोशलिस्ट सेक्युलर या फिर जो यूनिटी वर्ड ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट से, अब वो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे यूएसएसआर से हमने बोरो किया था, है ना। जो मतलब जो हमारे जो आइडियाज हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हम रिलेट करें अब इसके साथ, क्योंकि जो अमेंडमेंट दोनों एक ही साथ हुए थे, है ना। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से लिया था फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसी टाइम ये उसी अमेंडमेंट से 42nd जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्वेश्चन बन जाता है एलएलबी में, तो बनी जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि वो एलएलएम में तो थोड़ा मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता है, बट एलएलबी एंट्रेंस के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद आप देखो अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 51A में, है ना। तो पार्ट 4A, और उसमें आप देखोगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यार, अभी 11 है तो 21A उसके साथ ऐड हुआ था, आर्टिकल 45 डीपीएसपी का भी अमेंड हुआ था। 21A फंडामेंटल जो राइट है हमारा, है ना, 2002 में 86th अमेंडमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट अमेंडमेंट से जो शेड्यूल ऐड हुआ था वो आप याद कर लो, 9th शेड्यूल, उससे पहले 8 शेड्यूल थे, 395 आर्टिकल्स थे, अभी तो ए बी करके कई सारे लगा दिए हैं, वो आप देख लेना। जैसे कि फिर 52nd जो अमेंडमेंट था 1985, उसमें फिर हमारे वो ऐड हुआ था, जैसे कि आर्टिकल 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, आर्टिकल 102, आर्टिकल 102 रीड, और 191 उसको रीड करोगे आप, एंटी डिफेक्शन लॉ। और जैसे कि प्रिविलेज वाला जाता है 105, 194 आर्टिकल, है ना, सेंटर स्टेट का प्रिविलेज, ऐसे एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल 102 और 191। और उसके बाद आप आ जाओ 11th शेड्यूल जो पंचायती राज, है ना, 73rd अमेंडमेंट। और उसके बाद फिर 74th अमेंडमेंट म्यूनिसिपैलिटीज, उसका काउंटर पार्ट जो शेड्यूल ऐड किया 11th और 12th, वो आप देख लो। तो ये इंपॉर्टेंट 73 से 11th शेड्यूल, 74 से, और उसके बाद हमारे पार्ट भी 9A बी वो भी ऐड हुए 97, फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और उसमें फिर चेंज हुआ 19 आर्टिकल 1C में, है ना, वो ऐड हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनियन के साथ फॉर्म करने का। तो उसके बाद आप आ जाओ, देखो इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, एक तो आर्टिकल 1 देख लेना, और उसके बाद आप देख लो आर्टिकल 1 देख लिया आपने, 2 देख लो थोड़ा सा, उसके बाद आप आ जाओ, कोई जरूरी नहीं है 5 देखना, देख लेना। उसके बाद आप 12 से लेके जो आर्टिकल हमारे 35 है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12, 13, 14, 17,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, इस तो सारे फंडामेंटल राइट के इंपॉर्टेंट है ही यार, वो आप नहीं छोड़ सकते। उसके बाद 25 देख लेना, 23, 24, 25। उसके बाद शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको जल्दी से पता चल जाए, है ना, इतना वो एडिटिंग का वो टाइम नहीं है। आप इसको सुन के आप अपने डायरेक्ट में मार्क कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, फर्दर और बता दूंगा, है ना। 15 मिनट्स में खत्म करते हैं इसको। तो उसके बाद आप आ जाओ यार, देखो 20, 25 हो गया, 20, 29, 30 ये इंपॉर्टेंट हो गया, 32 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। उसको हार्ट एंड सोल कहा था अब बाबा साहेब अम्बेडकर ने, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसका काउंटर पार्ट आप रीड करोगे हाई कोर्ट के साथ 226। उसके बाद आप आ जाओ 39 देख लेना थोड़ा, डीपीएसपी में 40 देख लेना, 43 देख लिया, 45। उसके बाद आप आ जाओ 48 देख लिया आपने। 48 के बाद मैं आपको जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जिन पे आपको थोड़ा फोकस करना है, इनके साथ के केस लॉज और देख लेना, है ना। यही सब है यार इंपॉर्टेंट, ज्यादा मतलब स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। 50-60 आर्टिकल बता देता हूँ, सारे नहीं पढ़ने, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं सर सारे पढ़ने। 46 देख लेना थोड़ा, अभी 47A प्रपोज्ड है, एक्चुअली वो 47A अमेंड करने वाले हैं कि वो 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने के चक्कर में ना, तो वो देख लेना आप कहीं, मतलब अगर वैसा करंट में आ जाए तो वो। उसके बाद 50 देख लो, सेपरेशन ऑफ पावर, मॉन्टेस्क्यू इस पे क्वेश्चन बन जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। 51 देख लिया, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसका थोड़ा जूरिस्प्रूडेंस से भी रिलेट हो जाता है। 51A फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने आपको बता दिया। अब इसमें पूछ लेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज में 51A क्या है, तो वुमेन चाइल्ड और वो सब उस टाइप का, मतलब ऐसा कुछ भी वो पूछ सकता है डिटेल में, एलएलएम के लिए, एलएलबी के लिए तो नहीं। तो उसके बाद प्रेसिडेंट देख लिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 52 में अपॉइंट होते हैं। उसके बाद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 54, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट 61, 72 पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल 76। उसके बाद आप आ जाओ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 79, 80 बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट आ जाता है एलएलबी में, आप बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट क्या है, राज्यसभा लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ गलत कर देते हैं, राज्यसभा और लोकसभा नहीं है, प्लस प्रेसिडेंट भी है मेरे यार, उसको भी ध्यान रखो। कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, तो ये आ जाएंगे। फिर काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा 80 में, 81 में फिर हाउस ऑफ पीपल लोकसभा, है ना। फिर उसके बाद रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस 82, जो रीएडजस्टमेंट होता है, जैसे कि हमारी सेंसस होता है ना, जो अभी होने वाला है 2021 में, तो 82 से पावर आती है, 82 से कंडक्ट कराते हैं आर्टिकल 82 से, तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी 2021 ही चल रहा है, आ सकता है क्वेश्चन इस पे, तो ध्यान रखना आप। उसके बाद आ जाओ यार 102 देख लिया आपने, 105 देख लो, ठीक है, 108 देख लिया, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। अब इसको प्रिसाइड कौन करता है, समन तो प्रेसिडेंट करते हैं, प्रिसाइड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन आईएएस वाले यूपीएससी में हर एक जगह आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है और सारे परेशान रहते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली पूछते हैं इस क्वेश्चन को। फिर बजट का है, बजट 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, 111 में असेंट टू बिल्स है, और डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स है 110 में, तो ये देख लेना। उसके बाद फिर आ जाओ 123 पे, ठीक है, प्रोमलगेट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब इसको आप रीड करोगे 213 के साथ, जो गवर्नर की पावर है ना। उसके बाद आप आ जाओ यार सुप्रीम कोर्ट 124 देख लेना, 124 हो गया। उसके बाद 130, 131, 132, 33, 34 है, मतलब एलएलएम या फिर जुडिशियल के लिए है, एलएलबी वाले रहने दो इसको। फिर आप आ जाओ 136 देख लिया, 137 देख लिया, रिव्यू पावर 136 स्पेशल लीव पिटीशन, और 139 ए देख लिया, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, इसको आप रीड करोगे, सीपीसी का जो 25 आ जाता है जो एलएलएम वालों के लिए, है ना। तो और ये सीआरपीसी का जो आ जाता है 407-8, है ना, तो वो ट्रांसफर वाली पावर जो पैरेलल जो एनालॉजी ड्रॉ करो सेक्शन या आर्टिकल में तो गवर्न होती है। 142 देख लिया आपने, एनफोर्समेंट ऑफ, इसको रिपीटेडली सुनो वीडियो को, आप मार्क कर लो, उसके बाद आप रीड करो उसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। और कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं उस पर एलेबोरेटली एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता रहा हूँ सिर्फ, ज्यादा मैं कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर रहा, तो ऐसा मत बोलना कि सर जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। अभी क्या है कि आप सिर्फ इनको टिक कर लो, अगर आपको इनमें डिटेल में कोई आर्टिकल डिस्कस करना हो तो मुझे बताना, मैं कमेंट में मैं उसको करूंगा, ठीक है, आपके लिए। अभी क्या है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर बता रहा हूँ मैं। 142 इन्फोर्समेंट ऑफ डिग्रीज, ये सब हो गया। 141 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये स्टेयर डिसाइसिस डॉक्ट्राइन आपका आ जाएगा, एलएलएम एलएलबी किसी में भी आ सकता है। 148 कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका नंबर भी देख लेना, अभी प्रेजेंट कौन है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल और उनका सीक्वेंस क्या है, पहले कौन थे, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, 161 पावर ऑफ गवर्नर जो 72% की थी, है ना, पार्डनिंग पावर 161 में, और एडवोकेट जनरल जो 76 में अपने अटॉर्नी जनरल थे,
तो अभी 165 में एडवोकेट जनरल हो गए। 169 अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, तो देख लो कितने स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है आजकल, शायद पहले 7 में थी, अभी 1 में अबॉलिश कर दिया तो 6 में है। बाकी में सिर्फ बाई कैमरल या फिर वो यूनिकैमरल जो होता है ना, जैसे कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, वो शायद 6 स्टेट में, वो आप मैच कर लेना एक बार, आई एम नॉट गेट एबल टू रिकलेक्ट राइट नाउ, शायद 6 में है, पहले 7 में होती थी है ना, किसी एक स्टेट ने अबॉलिश कर दी अभी। बाकी सब में सिर्फ एक ही है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है ना। तो उसके बाद 200 आ गया, असेंट टू बिल्स, 200 बिल्स रिजर्व फॉर कंसिडरेशन जो 111 था है ना, उसके साथ ही देखो। उसके बाद फिर आ जाओ 213 हो गया, मैंने बता दिया 213 को रीड करोगे 123 के साथ। और उसके बाद 214, 215, 217, ठीक है, 222, 226 बहुत इंपॉर्टेंट है, 227 इंपॉर्टेंट है, 234 देख लेना, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ ये पंचायत वगैरह देख लेना, सिर्फ मतलब यार पार्ट याद कर लो, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा देखना है तो डेफिनेशन क्लॉज देख लो, जैसे कि 243 जेड, 243 डब्ल्यू, 243 जी, 243 बी, ये सब मतलब थोड़े से इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 11 के साथ रीड करोगे, पार्ट 9 को, पार्ट 9 ए को म्यूनिसिपैलिटीज को शेड्यूल 12 के साथ रीड करोगे, 73 74 अमेंडमेंट याद करो है ना, जो मैंने बताया था। पार्ट 9 बी को रीड करोगे, 97th अमेंडमेंट, आर्टिकल 19(1)(c है ना। उसके बाद आप आ जाओ 245 246 से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 246 से जीएसटी के बाद है ना 101 अमेंडमेंट वो, और 100 अमेंडमेंट जो हमारा ये एक्सचेंज ऑफ वो हुआ था टेरिटरी, 101, फिर ये जीएसटी, फिर 102, फिर उसके बाद ये जो हमारा ये ओबीसी वगैरह वाले 103, फिर हमारा ये इकोनॉमिक वाला है ना, ये सब देख लेना। 99 तो रिपील ही कर दिया था एनजेसी वाला सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो 4 जजेस केस बोलते हैं, अब उस आ जाएगा निकनेम 4 जजेस केस कौन सा है, तो आप बताओगे एनजेसी वाला, क्योंकि एसपी गुप्ता इंडियन ऑफ इंडिया 1982 वाला फर्स्ट जजेस केस, उसके बाद फिर वो स्कोरा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वाला, फिर वो सेकंड जजेस है ना ऐसे, फिर एक और उसका वो जो रिव्यू हुआ था, फिर वो 3rd जजेस, फिर ये 4th जजेस आता है एनजेसी वाला। उसके बाद आ जाओ 247 देख लेना, एडिशनल कोर्ट सेटअप। 248 इंपॉर्टेंट है, 249 इंपॉर्टेंट है। 249 मतलब नेशनल इंटरेस्ट में, जैसे अभी किसान वाला मुद्दा चल रहा था, तो पार्लियामेंट 2 स्टेटों के लिए उनके लिए कानून बना सकती है सेकंड लिस्ट में जाके, जैसे कि 3 स्टेट है हमारे पास, 7th जो हमारा शेड्यूल है उसमें यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट है ना। तो यूनियन लिस्ट में 97 मैटर है, स्टेट लिस्ट में 66 मैटर है, और कंकरेंट लिस्ट में 47 मैटर्स हैं। तो अब स्टेट के लिस्ट में जाके, जैसे कि किसान वाला जो मुद्दा है, लैंड रेवेन्यू एग्रीकल्चर वगैरह, ये सब स्टेट का मुद्दा है, सेकंड लिस्ट का मामला है, तो अब उनका कंटेंशन ही है कि यार आपने कानून क्यों बना दिया, तो पार्लियामेंट की पावर यहां से आई, ठीक है। 249 और उसमें फिर वो सब क्लॉज है, 226 और वो समथिंग है, वो जाके देख लेना आप है ना। तो वहां से पावर ड्रॉ की पार्लियामेंट ने, तब जाके कानून बनाया कई मल्टीपल स्टेट्स के लिए। अब उनकी अगर वो 254 में फिर ये पावर मिलती है कि अगर वो स्टेट अब अपना कानून बनाना चाहता है, जैसा पंजाब बनाना चाहता है, तो वो अपना बना लेंगे और ओवर राइडिंग होगा अगर वो प्रेसिडेंट की असेंट ले लेते हैं 254 में जाके वापस है ना, तो फिर वो अपना स्टेट का कानून ओवर रूलिंग पार्लियामेंट का भी, मतलब ये सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है, अदरवाइज तो पार्लियामेंट का ही कानून माना जाएगा। अगर पार्लियामेंट ने बना दिया तो स्टेट का खत्म, तो पार्लियामेंट का ही माना जाएगा। लेकिन ये स्पेशल केस है, अगर प्रेसिडेंट ने असेंट, यदि पंजाब ने मान लो अपने एग्रीकल्चर लॉज बना दिए, बाकी स्टेट्स के ने बनाए हैं जो है ना, तो मतलब उस सिचुएशन में, अदरवाइज तो पार्लियामेंट ने जो बना दिया वो बना दिया, वो सारे स्टेट्स पे थ्रू आउट द इंडिया लागू होगा। अब जैसे कि 245 आ जाता है, टेरिटोरियल मामला है। टेरिटोरियल मतलब कहाँ पार्लियामेंट कानून बनाएगी है ना, तो लैंड, ओशियन, लॉ ऑफ सी, स्पेस, एयर स्पेस हमारा जितना है, सब पे पार्लियामेंट का अधिकार है। ऐसे ही 123 और 213 में प्रेसिडेंट और गवर्नर, मतलब वो भी स्टेट का जितना सरकार बना सकती है कानून, उतना गवर्नर बना सकते हैं, और प्रेसिडेंट उतना कानून बना सकते हैं ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट 123 में, जितना सेंटर का अधिकार है पार्लियामेंट का। तो इस पे कोई स्टूडेंट्स को किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज मत होना यार इस पे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सीधा टिक कर देना कि पार्लियामेंट जो बना सकती है प्रेसिडेंट, और जो स्टेट बना सकता है वो गवर्नर। क्योंकि जब अगर पार्लियामेंट रिसेस में है, स्टेट असेंबली रिसेस में है, तो प्रेसिडेंट या गवर्नर की उतनी फुल पावर होती है ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी तो नहीं कहेंगे, अर्जेंसी, ठीक है, और ड्यूरिंग रेसिस। तो 260, 261, 263 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 265, 266, 267 कंसोलिडेटेड कंटिजेंसी फंड देख लेना। 269 है जीएसटी की वजह से जो आया है। 270, 279 है, 280 फाइनेंस कमीशन है ना, तो अभी कौन सी फाइनेंस कमीशन चल रही है वो भी देख लेना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 289 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ 296 जो एस्टेट वाला, कि अगर कोई प्रॉपर्टी का कोई हेयर नहीं है किसी का लीगल, तो वो सरकार के पास चली जाएगी। ये फिर वो हिंदू लॉज हमारे उन सब पे भी, लोकल लॉज पे भी अप्लाई होता है कि सरकार को चली जाएगी। अगर कोई लीगल हेयर नहीं बचा, पहले तो खुद होना चाहिए, फिर बच्चे होने चाहिए, वाइफ, हस्बैंड, या फिर फर्स्ट लाइन ऑफ
डिसेंडेंट, सेकंड लाइन, इस टाइप का है ना। तो उसके बाद 299, 300 ए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो 19(1)(f) से हटा के यहाँ पे डाल दिया था 300 ए 1978 में 44th अमेंडमेंट से। अब ये प्रॉपर राइट टू प्रॉपर्टी इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नॉट फंडामेंटल राइट्स। तो 310, 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, और उसके बाद 315 यूपीएससी, उसके बाद 324, उसके बाद 326 अडल्ट फ्रेंचाइजी, इस पे क्वेश्चन बन जाता है, इलेक्शन का राइट है ना। उसके बाद 334, 335, 338 बी हो गया, 338 ए बी हो गया, ठीक है। उसके बाद 342 ए और 342 बी, ये सब भी आ गए हैं अभी। उससे फिर ऑफिशियल लैंग्वेज 343, 345, उसके बाद 348, फिर लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इंग्लिश है ना। 358, 359 ये देख लेना, आर्टिकल 19 वो ड्यूरिंग वो सस्पेंड हो जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी है ना। और 359 में एक्सेप्ट मतलब वो 2021 के अलावा सब सस्पेंड हो जाता है। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी, एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 केसेस पे। उसके बाद आप आ जाओ 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कभी लगी नहीं है ना, और वो पूछ लेंगे नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, तो फिर वो इंडो चाइना वॉर और इंडो पाक वॉर, उसका 1975 तो 3 हो गई है ना। और स्टेट इमरजेंसी तो लगती रहती है यार, है ना, फाइनेंशियल कभी नहीं लगी है, तो ये याद रखना। उसके बाद आ जाओ अब 393, अभी शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, बाकी सारे जितने एक्ट होते हैं उनका पहले टाइटल वगैरह नाम पहले दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का बाद में दिया 393 में, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को। 372 याद रखना, 372 कंटिन्यूएशन इन फोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड देयर अडेप्टेशन, जो आजादी से पहले के लॉज थे जैसे कि आईपीसी वगैरह, हमारे कॉन्ट्रैक्ट एविडेंस है, सब आजादी के पहले से चले आ रहे हैं। सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड वगैरह, ये सब पहले से चले आ रहे हैं ना, तो नए कानून नहीं बने थे, तो इससे पावर मिलती है 372 से। तो क्यों वो पहले से चले आ रहे हैं और आज भी मान्य है ना, समझ रहे हो आप उस बात को, तो वो वाली बात हो जाती है वही। तो ठीक है, इतना सफिशिएंट है। अब शेड्यूल देख लेना यार, शेड्यूल थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शेड्यूल 5th हो गया, 6th हो गया, थोड़ा सा 7th बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रीड करोगे 246 आर्टिकल के साथ। 8th शेड्यूल रीड करोगे 344 आर्टिकल, 351 आर्टिकल के साथ, ठीक है, लैंग्वेजेस हो गई। उसके बाद आप रीड करो 9th शेड्यूल जो हो गया हमारा शंकरी प्रसाद केस के बाद आया था, है ना। 10th शेड्यूल हो गया फिर हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ 102 और 191 आर्टिकल, स्पेसिफिकली 102 सब क्लॉज 2, 191 सब क्लॉज 2। फिर 11th शेड्यूल जो हमारा 73rd अमेंडमेंट से, इसको 9th उसके पार्ट के साथ रीड करोगे। 29 मैटर्स हैं पंचायत वाला इसमें शेड्यूल 11 में, और 18 मैटर है म्यूनिसिपैलिटीज वाले में, है ना। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं। 243W और इसमें म्यूनिसिपैलिटीज में हो गया, 243G पंचायत वाले में हो गया। और फिर वो जो तीसरा मैंने आपको बताया था जो 9B जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला 97th अमेंडमेंट। तो ये सब मेजर अमेंडमेंट और मेजर केस लॉ आर्टिकल्स हैं, इन्हीं पे आप पॉलिटी में फोकस करो, चाहे आप LLB कर रहे हो, चाहे आप LLM का नेट JRF या फिर जुडिशियल का UPSC का भी अपेयर कर रहे हो, तो बेसिक आपका यहीं से सारा ड्रॉ होता है। उसके बाद आप थोड़ा सा भी सब में एक्वेंटेड हो जाओ अच्छे से, तो आप डिटेल में जा सकते हो फिर, है ना। तो अच्छे से फिर सब क्लॉसेस में उस टाइप से रीड करो, बट मेजर आर्टिकल्स मेजर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, चाहे आप IAS के लिए अपेयर कर रहे हो, चाहे जज के लिए, या प्रोफेसर, या फिर नेट JRF कुछ भी दे रहे हो, LLM LLB। अब जितना आप मतलब इनिशियल स्टेज पे हो, जैसे LLB वाले स्टूडेंट है उनके लिए तो इतना सफिशिएंट है, LLM एंट्रेंस के लिए भी इतना सफिशिएंट है। बाकी थोड़ा डिटेल में जाया जा सकता है, जैसे जैसे आप हाइयर मतलब एंट्रेंस लेवल आपका बढ़ता जा रहा है ना, तो इन्हीं पे मतलब डिटेल में जाना है। बट मैंने जो आर्टिकल बता दिया उतने सफिशिएंट है, ठीक है। एक आदि कोई ऊपर नीचे होगा, अदरवाइज दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग स्टडी क्लोज। अब मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस किया है यार, फॉर द पर्पस कि आपको भी ज्यादा, आप दोबारा से इसको स्लो सुन लो वीडियो को, या जैसे भी, मतलब मैंने आपके लिए इसलिए जल्दी से बता दिया कि काफी लंबा हो जाता है यार वीडियो, फिर दिक्कत हो जाती है ना। तो सारे स्टूडेंट फिर मतलब उनको देखने में भी प्रॉब्लम होती है, तो आप रिपीटेडली सुन लो और मार्क कर लो, आपका काम हो जाएगा। एब्सोल्युटली 99% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। एक आध कोई मूड बना के बैठा है तो हम कुछ बोल नहीं सकते यार, है ना। और वो एक आध हर किसी का गलत हो जाता है, मेरा भी हो जाएगा, मैं भी जाऊँ, या किसी का भी हो जाएगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या कोई भी हो, मतलब या फिर कितने भी बड़े प्रोफेसर हो, या फिर इवन खुदा भगवान उतर के आ जाए, तो शायद कोई मूड बना के बैठा है तो शायद उनका भी एक आध गलत कराने को रेडी हो जाए वो, तो यार मतलब क्या ही बोल सकते हैं। बट 99% आपका यहाँ से हो जाएगा काम, और किसी भी एंट्रेंस में 80% बहुत होता है रैंक 1 भी लाने के लिए, है ना। सो ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड्स, जस्ट डू इट यार, फोड़ डालो, अभी 1 महीना बचा है, उड़ा दो क्लैट व्लैट, है ना। तो और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना,
हम उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, जो भी आर्टिकल या केस लॉ आप अच्छे से डिस्कस करना चाहते हो। बट मैंने सुपरफिशियली आपको बता दिया कि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। जो मैंने एरिया बताया आपको, यहाँ से आपके क्लैट में, एलएलबी, एलएलएम वगैरह में 20-25 क्वेश्चन इन सब से फंसेंगे ही फंसेंगे। सिर्फ वीडियो 25 मिनट की आप देख रहे हो, इस 25 मिनट में आपके 20-25 क्वेश्चन, समझ रहे हो, आपका 1/4 काम हो गया है ना। तो कितना यूजफुल हो गया, सिर्फ 20-25 मिनट आप दे रहे हो, आपका काम हो गया, आपका ऑलमोस्ट 20-30% स्कोर हो गया। अब आप और डिटेल में फर्दर जाओ रैंक के लिए, है ना, सिलेक्शन के लिए आपका बेस बन गया है लगभग। इसको आप रिपीटेडली सुन के मार्क कर लोगे तो। सो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, कीप वॉचिंग, स्टडी क्लोज। बताना आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट में, हम करेंगे उसको, है ना। जस्ट चिल यार, एकदम जोश में रहने का, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना है, बट ठीक है ना। खुद पे भरोसा रखो एंड भगवान पे, है ना, होगा डन, 100% होगा अपने सारे स्टूडेंट्स का। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।